नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अ, अभी जो सीज़ फायर की बात चल रही थी अमेरिका वहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहा था कि सीज़ फायर हो जाए जो लगता है कि नहीं हो पाएगा। ब्लिंकन जो है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो वापस अमेरिका की तरफ चले गए हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरह की शर्तें इजराइल ने रखी हैं वो न तो इजिप्ट को मंजूर होंगी और ना ही अ, हमास को मंजूर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये नई कुछ शर्तें इजराइल ने बढ़ा दी हैं और वो उसकी वजह से लगता है ऐसा है कि इजराइल और अमेरिकन भी नहीं चाहते कि कोई सीज फायर हो। अमेरिकन कोशिश ये होती है बातचीत करके, ये लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी भी सूरत से होस्टेजेस यानी जो उनके पास लोग जिनको हमास ने बंदी बना रखा है उसको किस तरीके से निकाला जाए वापस। इनको बहुत ज्यादा कंसर्न जो है फिक्र जो है वो पैलेस्टीनियंस की नजर नहीं आती कि पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं या ह्यूमैनिटेरियन बात जरूर बड़ी बड़ी की जाती है। लेकिन ये है कि अगर ऐसे ही जरा भी उनमें वो होती कंसर्न होती तो रफा बॉर्डर को खोल देते जहाँ पे सैकड़ों ट्रक्स खड़ी हैं सामान लिए हुए, ह्यूमैनिटेरियन फूड हर चीज है वहाँ पे। पेट्रोल दवाएं सब कुछ है वहाँ पे इजिप्ट के अंदर। उसको नहीं आने देते, दूसरी तरफ से लाना इतनी कम एड पहुंचती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फेमीन भी वहां फैलता बना जितने लोगों को 40,000 से ज्यादा तो सेना के ऑपरेशंस में मरे हैं। उससे ज्यादा लोगों की संभावना बढ़ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो संकेत दिए हैं बहुत भयानक है, बहुत खराब है कि लोग जो हैं वो फेमीन से मर सकते हैं, बीमारियों से मर सकते हैं, भुखमरी से। बच्चों कई बच्चे मर भी चुके हैं। अब ये है कि जो इनकी नई कंडीशन है वो एक तो ये कह रहे हैं फिडेल्फिया जो कॉरिडोर है वहां के ऊपर वो इसराइल कहता है कि हम अपने ट्रूप्स लगाएंगे ताकि इजिप्ट की तरफ से कोई वेपन्स यानी असलहे ना आने पाए अंदर, जो हमास के लोग स्मगल करते हैं वो स्मगलिंग न कर पाए। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वो ये एक बफर जोन है लगभग 14 किलोमीटर का। ये है इजिप्ट और इसराइल गाजा के बीच में जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, गाजा के बीच में 14 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर में ये मुश्किल से एक 10-15 मीटर की दूरी होगी के बीच में, यहाँ पे वो चाहते हैं इसराइली अपने ट्रूप, जिसके लिए इजिप्ट बिल्कुल राजी नहीं है, वो नहीं लगाने। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि एक और ये कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जो गाजा के बिल्कुल बीच से जाएगा। उसके ऊपर भी ये कहते हैं निज़रिम कॉरिडोर की ये बात करते हैं बीच में, ताकि उनका कहना ये है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो लोग जाएं तो उनको वो सर्च कर सकें, देख सकें कि उनके पास कोई आतंकवादी तो उसमें नहीं जा रहा जिनको ये कहते हैं, या कोई वेपन तो इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसराइल की ये लॉजिक है बेसिकली। जो मेन चीज है वो ये है कि इसराइल अपनी मिलिट्री प्रेजेंस परमानेंटली इस जगह पे बनाना चाहता है, जिसको लेके काफी विवाद है। और पैलेस्टीनियन खासतौर से हमास उस पर राजी नहीं। हमास का मानना यह है कि यहाँ से इजरायली जो मौजूदगी है, जो वहां पे इस समय डिप्लॉयमेंट है, वो टोटल हटना चाहिए और वहां पे पैलेस्टीनियन का एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से होना चाहिए। इजराइल ने कई एक प्रपोजल दिए थे मगर कोई चले नहीं। इस एक तो ये भी था कि वहां पे हमास का तो कोई सवाल ही नहीं कि दोबारा से वहां पे वो वापसी भी नहीं चाहते। दूसरे उनका कहना ये है कि अगर सीज फायर है भी तो वो टेम्परेरी सीज फायर होगा, समय के लिए होगा, कुछ समय के लिए, उससे ज्यादा का नहीं होगा। और वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को जारी रखेंगे जब तक कि हमास का पूरी तरीके से सफाया नहीं हो पाता। और हमास का सफाया कोई आसान काम नहीं दिखता कि होता हो। तो इस वजह से इन सब चक्करों के चलते हुए लगता है कि ये युद्ध काफी लंबे समय तक चलेगी।
अब ये है कि वहाँ के पर फिर चारों तरफ से जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, खासतौर से एयरफोर्स का और नेवी का, अमेरिकन नेवी का, और वही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये लोगों के भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की बातें चल रही हैं, कुछ के हैं भी वहाँ पे मौजूद पहले से। तो ये है अब अ, ये कि ऐसा, और जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो कुछ ज्यादा है। इजराइल की सुरक्षा करने के नाम पे ये लोग आ रहे हैं, मगर ये कि इसराइल की सुरक्षा से कम प्रेजेंस अमेरिकन ट्रूप्स के या अमेरिकन प्लेन्स के जरिए से हो सकती थी। तो ऐसा लगता है कि युद्ध ईरान से आने वाला है, और ईरान ने भी कहा है कि वो इजराइल से बदला लेगा जो उन्हीं ने हानिया, इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान में की है, उसका वो बदला लेगा। कहा यह जाता है कि अरबाइन यानी जो अभी 26 तारीख को एक बड़ी मार्च होती है शिया पिलग्रिम्स की, श्रद्धालु की, जो नजफ से करबला जाते हैं, जिसमें लगभग के 23, 24, 25 लाख होते हैं। ये पैदल चल के सफर 82 किलोमीटर लंबी वॉक होती है। ये पूरी दुनिया से वहां पे ये लोग जाते हैं, और उस कारणवश से इराक के गवर्नमेंट, फिर उसके अलावा शिया उलमास का दुनिया भर का प्रेशर ईरान पे है कि कोई ऐसा स्टेप न लें जिससे कि जंग हो जाए, क्योंकि ये जो श्रद्धालु हैं ये ईरान भी जाते हैं वहां से, इराक से होते। तो ऐसा लगता है कि जब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे तब तक तो कोई ईरान, इसराइल ये चाहता है कि ईरान रिटेलिएटरी एक्शन ले, यानी उसके बदले में अटैक करे, ताकि ये लोग फुल फ्लेज अटैक उसके ऊपर कर सके, ऐसा ताकि उससे बदले में उसको फिर ये होगा कि अमेरिका, यूरोप, और उनका इजराइल का ये भी मानना है कि जब तक के युद्ध का विस्तार नहीं होगा तब तक के गाजा का मसला भी नहीं हल हो पाएगा, क्योंकि वहां पे उनको कोई उपलब्धि अभी तक मिल नहीं पाई। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से होगा, इसलिए कि इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश ये बेसिकली एक ही साथ है, इनके ऑब्जेक्टिव भी एक हैं। ये सब चाहते हैं ये जो है कि हमस का सफाया होना चाहिए, और ये भी चाहते हैं कि इनकी इनके रिश्ते ईरान से भी अच्छे नहीं इन देशों के, और ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उस पूरे क्षेत्र से, उससे और बड़ी चिंता अमेरिका और यूरोप के देशों की बन गई। ईरान स्वयं एक तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और साथ में रशिया, चाइना भी उसके पीछे पीछे या उसके साथ वहां पे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और अमेरिका का मानना ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे वो किसी अमेरिका और यूरोप, अमेरिका या रशिया, अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशिया या चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़े। इन के बीच में अब देखिए क्या होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि, और फिर दूसरी तरफ ये है कि ईरान लगातार अपनी मिलिट्री और अपनी शक्ति को, मिलिट्री शक्ति को लगातार सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। उसको चलते हुए वहां जो पड़ोस के अरब देश हैं वो भी काफी चिंतित नजर आते हैं। वो भी नहीं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि ईरान कोई अरब मामलों में कोई बड़ा हस्तक्षेप करे या कोई एक बड़ा रोल प्ले करे। उसमें अरब पर्शियन राइवलरी भी काम करती है, इसके बीच में फिर शिया सुन्नी राइवलरी भी काफी होती है, क्योंकि ईरानियन जो है ये शिया हैं और अरब बाकी सुन्नी देश है वहां पे। तो ये भी एक फैक्टर बना हुआ है के साथ साथ। लेकिन ये है कि जो क्षेत्र के देश हैं वो ये नहीं चाहते कि कोई युद्ध हो, इसलिए कि अगर युद्ध होगा तो वो युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। ईरान कहता है कि जहां से भी उस पर अटैक होगा वो उस मुल्क में पे भी वहां पे जहां जहां मिलिट्री बेसेस हैं उन सब पे अटैक करेगा। और मिलिट्री बेसेस जो है वो सऊदी अरेबिया में भी है, कुवैत में भी है, बहरीन में तो हेडक्वार्टर है, फिफ्थ जो वो है सेंट्रल कमांड अमेरिका की, उसका हेडक्वार्टर सैन्य यानी का और एयर फोर्स सेंट्रल कमांड का जो एयर फोर्स बेस है हेडक्वार्टर है वो कतर में है। इराक में भी इनके
इनके प्रेजेंस है, लगभग 2500 फोर्सेस वहां भी मौजूद है, यूएई में भी ये मौजूद है। तो इससे मतलब ये है कि पूरी जगह पे फैल जाएगा ये। इसके चलते हुए वहां के सभी देश काफी चिंतित हैं। इन देशों के पास हम सब जानते हैं कि सेना जो है बहुत कम है। सेना ये मिलिट्रली बड़े वीक हैं और ये हमेशा से अमेरिका ने इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन में रहते हैं। अमेरिका इनको हमेशा से दूसरे देशों से आने वाले खतरे से बचाता है। मगर ये कि अब उनकी बदलती हुई राजनीति है, इन देशों के भी ये भी वक्त के साथ बदल रहे हैं। रशिया चाइना से भी संबंध बना रहे हैं, ब्रिक्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सेना इनकी है के पास बहुत ही ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ काफी इसमें पेच भी नजर आते हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से आगे मतलब बढ़ता है। इजराइल की जो बेसिक नीति है जिसमें हम बात करना चाहते हैं वो है बेसिकली, एक तो पश्चिम के जितने भी देश हैं, अमेरिका और इजराइल भी यही चाहता है कि उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी उस पूरे क्षेत्र में वेस्ट एशिया के बने रहनी चाहिए। वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश वहां पे उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज करे आने वाले से। इजिप्ट जिस जमाने में चैलेंज कर रहा था तो इजिप्ट से लड़ाई लड़के उन्हीं ने खत्म कर दिया। सीरिया ने जब एक वहां पे नेशनलिज्म गवर्नमेंट है, अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ वो लोग थे, तो सीरिया से कन्फ्रंटेशन बराबर कर करके और फिर बाद में वहां पे जो आतंकवादी मिलिटेंट और इन सब ने मिलके और पश्चिमी देश टर्की के भी काफी रोल है उसके अंदर, उन्हीं ने सीरिया की सेना को इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो किसी उनसे लड़ने की पोजीशन में नहीं। लेकिन ये कि उसका कमांड स्ट्रक्चर ये लोग नहीं तोड़ पाए। तो ये फिर अब ये है, इराक ने एक समय में उनको इराक से खतरा लगता था तो इराक भी ध्वस्त हो गया। तो अब ये इनको इस समय जो है ईरान ने उनकी जो है मिलिट्री सुपीरियरिटी है उसको चैलेंज कर रखा है और किसी भी सूरत से वो कोई कंप्रोमाइज करने पे नहीं राजी। वो समझते हैं कि ये उनको बल्कि यही नहीं बल्कि वो इजराइल को मान्यता भी नहीं देते, जिसका मैंने पहले भी काफी। तो उसको अब एक ही तरीका है कि उनकी सुपीरियरिटी को ध्वस्त करने के लिए, इसी इजराइल अकेले उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को नहीं। हालांकि उसकी सेना में सब ज्यादा शक्ति है, मगर उसके बाद भी उनके लिए मुश्किल होगी। हाँ, अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज करें तो उसकी बात अलग है। कन्वेंशनल वॉर में उनके लिए मुश्किल होगी, तो इसलिए वो चाहते हैं युद्ध का विस्तार हो और ईरान भी के साथ साथ जो दूसरे शिया मलेशियाज हैं, बहुत सी हूती है, हिजबुल्ला है, इराक में बहुत सी है, हिजब शाबी है, फिर उसके अलावा सीरिया में कई एक मिलिटेंट ग्रुप है, शिया सुन्नी ग्रुप है, हमस है, इन सब को भी साथ में एक ही बार में निपटा दिया जाए अमेरिका और पश्चिम देश में। तो इसलिए युद्ध का होना कुछ लगता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान भी तय करे हुए कि वो बदला लेगा, लगता तो ऐसे ही जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी है कि वो ये भी चाहते हैं कि इसराइल की दूसरी जो बड़ी नीति है वो चाहते हैं कि इस समय बेहतर है कि ग्रेटर इसराइल का गठन हो, यानी गाजा को पूरा खाली कराना चाहिए पैलेस्टीनियन से। वहां पे इस समय इतनी क्लिनजिंग चल रही है, हमस के नाम पे फिलिस्तीनियों की हत्याएं हो रही हैं, हमस के नाम पे गाजा को ध्वस्त करा जा रहा है। ये बेसिकली उनकी, और इसमें उनको पूरी स्टेट की भी सपोर्ट हासिल है और अमेरिका से उनको वेपन और पैसे भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो ये भी चाहते हैं कि एक बड़ा रिस्पॉन्स ईरान के खिलाफ हो, और ताकि वो ईरान के मिलिट्री और इकोनॉमिक इन दोनों जो जगह है, यानी सेना को भी ध्वस्त करे और साथ में फिर उसके अलावा मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी वो कर दे, और साथ में वो उसको भी उनके इकोनॉमिक एसेट्स जो है जैसे रिफाइनरीज है, पावर प्लांट्स है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, इनको भी एक साथ कर दिया जाए, ताकि ईरान, हमने पहले भी बताया, इंटरनली इन्वॉल्व हो जाएगा अगले 10 साल के लिए। तब तक और उसका इन्फ्लुएंस जो उसने बढ़ाया है वो ध्वस्त हो जाएगा। वो कमजोर होगा तो फिर ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये भी कमजोर हो जाएंगे। फिर एक और चीज है, वो
लगातार इस समय उनकी कोशिश ये है इज़राइल की कि हिज़्बुल्लाह जो है, उसकी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी को लगातार कम करना। उनके बड़े-बड़े जो अ, अधिकारी हैं या कमांडर्स हैं, उनकी लगातार इज़राइल हत्याएँ कर रहा है। उनके आर्म्स डिपो के ऊपर भी अटैक कर रहा है और दूसरी एक उसकी कोशिश ये भी है कि ईरान से जो डिफेंस सिस्टम्स आते हैं वहाँ, उनको रोकने की, उनको सीरिया के अंदर ध्वस्त करना, या सीरिया व लेबनान जाते हैं तो उनको वहीं पे रोक के ध्वस्त कर लगातार ध्वस्त करता रहता है। तो इस वजह से ये उनकी चंद वो बातें हैं। अब देखना ये है कि ये किस तरीके से होगा, ये एक बहुत अ, मुश्किल काम है। इसलिए कि ये जो उन्हीं ने प्लान तो बना लिया है, इसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं। मैंने पहले भी बताया कि ईरान की भी काफ़ी शक्ति है। ईरान की पूरी कोशिश होगी कि इज़राइली मिलिट्री टारगेट और अमेरिकन बेसेस के ऊपर क्षेत्र में लगातार अटैक करना। अब दूसरी तरफ ये भी है कि मुल्क क्षेत्र में जो की भी सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। सऊदी अरेबिया भी अब वो बात करने लगा है, सेल्फ रिलायंस की वो बात कोशिश कर रहा है रशिया चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने की। डी डॉलराइजेशन यानी वो लोकल करेंसी में भी ऑयल के ट्रेड करने को चाहता है। मैं एक बार बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि तेल का जितना भी कारोबार इस रीजन से होता है, वो सब डॉलर में होता है। जो भी मुल्क तेल खरीदता है सऊदी अरेबिया से या कुवैत से, उसको जो पेमेंट्स होते हैं वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन बैंक में रखे जाते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे जैसे इनकी जरूरत होती है तो इनके पास आती है, और जिन बैंक में रखा जाता है उसका पेमेंट भी इनको करना पड़ता है। तो ये इनको अमेरिका ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अमेरिका, मैंने पहले भी बताया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और वो यहाँ पे नहीं चाहेगा कि रशिया चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े या सऊदी अरेबिया कोई ऐसी पॉलिसी ले जिससे उसकी दूरी अमेरिका से बढ़े। अब ये है कि इन सब को देखते हुए लगता है कि युद्ध आने वाले समय में होने की संभावना नजर आती है। क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। हालात लगातार बदलते रहते हैं। इजराइल को लगता है कि ये बड़ा अच्छा समय है, कमजोर हुकूमत है, अमेरिका के अंदर लेम डक प्रेसिडेंट हो गया है, उसके बहुत से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार रिजाइन भी कर रहे हैं, नए एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन मोड में है पूरा मुल्क। तो ये समय अच्छा है और बाइडेन का पूरा कमिटमेंट है इसराइल की सिक्योरिटी के लिए, तो युद्ध के लिए उनको लगता है कि ये अच्छा समय। दूसरी तरफ अमेरिका में वो भी ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध हो, और वो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। लगातार डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं यूरोप में भी और अमेरिका में भी। हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दी पता चलेगा कि क्या हालात हैं, किस तरीके से क्या ईरान सचमुच अटैक करता है इसराइल के ऊपर या कुछ कंप्रोमाइज के मूड में है। उसकी शर्त तो ये थी कि वो अगर सीज फायर हो जाएगा गाजा में तो वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन सीज फायर कोई उम्मीद की बातचीत फेल होती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि इसराइल ने अपनी कंडीशंस और बढ़ा दी बजाय कम करने की। हानिया की भी हत्या की, जो कि उनका प्रिंसिपल और मेन निगोशिएटर था सीज फायर के। तो नहीं लगता कि वो इंटरेस्ट है कोई उन्हें सीज फायर में। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी हमको लिखिए, हमें उससे बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।